हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम 4 मार्च 2017 के शिफ्ट 1 के पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसका नाम है मैकेनिकल बाय विशाल सर। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी पीडीएफ हो सकती है उनको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व मैनी क्वेश्चंस और अब हम क्या करेंगे, 65 से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, 62, 63, 65 ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का बताइए। आई थिंक इट विल बी वेल्ड ऑल अराउंड। 65 का ऑप्शन हो जाएगा, नहीं चिपिंग फिनिश हो जाएगा। 65 का 65 का वेल्ड ऑल अराउंड ही रहेगा, डी ऑप्शन तो इसका स्टीपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। एक की है मेड फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन। काट दिया आधा उसको, तो वो की कैसी की होती है मुझे बताओ, है ना। वो की कैसी की होती है, उस की को हम बोलते हैं वुडरफ की। ठीक है, और सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए ऐसी थी सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल थी, इसको हमने ऐसे काट दिया तो ये की आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, ऐसी। ओके, 67 पे आइए। बेंच वाइज पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग जगह इसका आंसर अलग अलग दिया होता है। बेंच वाइज पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लैंप करते हैं। वह उस पर जो थ्रेड बनी होती है वो कैसी थ्रेड होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। मैट्रिक थ्रेड होती है, एक्मे थ्रेड तो नहीं होती है, ठीक है। और मैट्रिक थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्क्वायर थ्रेड होती है फॉर यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन और मोशन ट्रांसमिशन। बटरेस थ्रेड आपका एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसफर करती है, ये आंसर नहीं होगा। मैट्रिक थ्रेड वो 60 डिग्री वाली होती है। द फंक्शन ऑफ कटिंग ऑयल व्हेन थ्रेडिंग ए पाइप इज टू। जब हम पाइप की थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें कटिंग ऑयल यूज में लेते हैं, उसका क्या रोल होता है। कूलिंग एक्शन प्रोवाइड करना, चिप्स को रिमूव करना, ठीक है, हेल्प इन रिमूविंग द चिप्स, लुब्रिकेट द डाइस, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो 68 का जो आंसर होगा भाई वो हो जाएगा डी, ये सभी उसके कार्य होते हैं। 69 का हम बात करते हैं, तो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है यूजुअली उसको किस मेथड की हेल्प से उसका फैब्रिकेशन किया जाता है। वेल्डिंग की जाती है, प्रीकास्टिंग की जाती है, रिवेटिंग की जाती है, या फिर कास्टिंग की जाती है। इसका उत्तर आपको देना है। एक सेकंड, चलिए, हाँ जी बताइए। तो उसकी की जाती है भैया रिवेटिंग। ठीक है, आप देखिएगा, अगर कभी आप प्लेन में कहीं बैठे हो ध्यान से तो आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे 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 रिवेट्स उसकी बॉडी पे लगे होते हैं। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा गया आपसे रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस ऑफ रोप्स। रोप्स की हमें फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस मतलब उसके लाइफ को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। लैंग ले रोप इज मोर फ्लेक्सिबल, regular lay rope is more flexible, both are equally good, other factor also decide the its consideration। तो आपकी जो लैंग ले रोप होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एंड इंड्योरेबल होती है एज कंपेयर टू द रेगुलर ले रोप। ठीक है, ले मतलब क्या होता है, उसमें जो हम वायर का जो उसका ज्योमेट्री बनाते हैं, किस तरीके से वायर्स को हम क्या करते हैं, क्या कह सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर वे में वायर्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू मेक द रोप। बहुत सारे वायर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ले कहते हैं। ले की डायरेक्शन क्या है, टायर में भी आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन ऑफ द ले। आर्क वेल्डिंग में आंखों को एक, ठीक है, प्रोटेक्टेड ग्लास से कवर किया जाता है। क्यों, कौन सी रेज वहां से निकलती है।
स्पार्क से तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पार्क तो आपकी दूसरी वेल्डिंग्स में भी लगता है। इंटेंस ग्लेयर चमक से भी नहीं है। इंफ्रारेड रेज ओनली या फिर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है। Main criteria for the selection of electrode diameter in arc welding depends upon material to be welded, type of welding process, thickness of the material या फिर voltage used। बताइए, इसी के बेसिस पर आपकी हम कह सकते हैं शॉर्ट वेल्डिंग और शॉर्ट आर्क, लॉन्ग आर्क और मीडियम आर्क, शॉर्ट वेल्डिंग नहीं, शॉर्ट आर्क, लॉन्ग आर्क और मीडियम आर्क को क्लासिफाई किया जाता है। अगर आर्क की लेंथ डायमीटर के इक्वल है तो वो आपकी मीडियम आर्क हो जाएगी। अगर आर्क की लेंथ इलेक्ट्रोड के डायमीटर से ज्यादा है तो वो लॉन्ग आर्क हो जाएगी। अगर आर्क की लेंथ इलेक्ट्रोड के डायमीटर से कम है तो उसे हम बोल देंगे शॉर्ट आर्क। क्या बोल देंगे? शॉर्ट आर्क बोल देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ मेटेरियल हो जाएगा, उसी पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर कितना होना चाहिए, क्योंकि वही एज ए फिलर मटेरियल की तरह एक्ट करेगा इन द आर्क वेल्डिंग। ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये आपको याद होने चाहिए। प्लीज डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। 40 to 95 वोल्ट्स होती है। व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज? जब आपके ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड नहीं लगा होता है तो उसके टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होती है उसे हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। और अंडर द लोडिंग कंडीशन जितना करंट फ्लो होता है उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। 73 के बाद 74 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट? कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? हॉट टीयर एंड क्रैक्स कास्टिंग डिफेक्ट है। जब आपकी नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है उसके कारण हॉट टीयर और क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं आपके। एक पिन होल पोरोसिटी होता है जब आपकी हाइड्रोजन गैस कास्टिंग के थ्रू फ्लो करती है तो उसके अंदर वो कुछ कैविटीज का निर्माण कर देती है ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? पिन होल पोरोसिटी कहते हैं। स्कैब और स्कार भी आपका कास्टिंग डिफेक्ट है। ठीक है, ब्लो होल और ओपन ब्लो ये भी आपका कास्टिंग डिफेक्ट है। डीकार्बोनाइजेशन आपका कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, इट इज ए प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कह दो या फिर हम कह सकते हैं हार्डनेस को इंक्रीज करने का प्रोसेस है। डाई कास्टिंग का एडवांटेज क्या है? बेसिकली जो डाई होती है ना वो मेटल की बनी होती है और डाई कास्टिंग का यूज किया जाता है फॉर द मास प्रोडक्शन एंड फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। क्योंकि डाई मेटल की बनी होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। तब देखो द इसके ऑप्शन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थिक सेक्शन कास्टिंग ऑफ इंसर्ट्स इज पॉसिबल व्हाइल टॉलरेंसेस आर पॉसिबल, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन आर पॉसिबल। क्योंकि फास्टर कूलिंग होती है, ज्यादा कूलिंग होगी थी, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन प्रोड्यूस इन द सेम टाइम। है ना, समझ में आया? बोलो। 76। एक ही टाइम पे बहुत सारे पैटर्न अपने को लगाने रहते हैं फॉर द मास प्रोडक्शन। एक ही टाइम पर एक ही गेटेड सिस्टम के साथ बहुत सारे पैटर्न अपने लगा सकते हैं, है ना। कंबाइंड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न तो तब यूज में लिया जाता है जब कोई इंटरनली प्रोजेक्शंस वगैरह हो, तब एक लूज पीस पैटर्न यूज में लिया जाता है। स्वीप पैटर्न एक 2D पैटर्न होता है जिसके हेल्प से 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे घंटी वगैरह जो हो जाती है वो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मास प्रोडक्शन के लिए मैच प्लेट पैटर्न यूज में ले सकते हैं। मैच प्लेट पैटर्न में हम क्या करते हैं? अलोंग विद द गेटेड एलिमेंट्स नंबर ऑफ complex patterns can be added. Casting is preferred for the parts having a few detail, many detail, no detail या फिर नॉन सिमेट्रिकल शेप। हाँ, तो किसके लिए कास्टिंग आप यूज करोगे बताओ? कम डिटेल हो, ज्यादा डिटेल हो, डिटेल इन बिना डिटेल वाला तो होगा ही नहीं इसका आंसर। नॉन सिमेट्रिकल शेप के लिए भी, सिमेट्रिकल शेप के लिए भी यूज में लिया जाता है। नो डिटेल भी नहीं होगा। मैनी डिटेल्स अगर हो, काफी ज्यादा डिटेल्स आपके पास हो, तब आप कास्टिंग प्रोसेस आराम से प्रेफर कर सकते हो। होल्स इन पार्ट विच हैव बीन हार्डन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट कैन बी फिनिश्ड टू द एक्यूरेट साइज ओनली। अब हमने क्या किया? ड्रिलिंग करके एक होल बना लिया या फिर कास्टिंग से हमने होल बना लिया, होल ऑब्जेक्ट बना लिया बाय यूजिंग ए कोर। कोर को सपोर्ट्स करने के लिए चैपलेट्स यूज में लेते हैं अपने। चैपलेट्स आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट यूज टू सपोर्ट द कोर
इनका मटेरियल वही होता है जो कास्टिंग का होता है। कोर को सपोर्ट्स करने के लिए कोर प्रिंट्स का यूज करके मोल्डिंग बॉक्स में हम क्या करते हैं, मोल्ड में कैविटी का निर्माण करते हैं। ओके, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है होल तो आपने बना लिया, उसके अंदर से आपने उसको क्या कर दिया, हार्डन कर दिया बाय हीट ट्रीटमेंट। अब उसकी हम उसको क्या करना है, अपने को एक्यूरेट साइज तक पहुंचाना है। तो कौन सा प्रोसेस अपने यूज में लेंगे, तो हम यूज में लेंगे इंटरनल ग्राइंडिंग। रिमिंग से नहीं होगा, रिमिंग से रिमर टूट जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज्ड ड्यू टू, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग हो जाती है। ग्लेजिंग इन द सेंस वो मटेरियल रिमूव करना बंद कर देता है। इसके पीछे का क्या कारण है ये आपको बताना है। ये तो कुछ वीडियो ज्यादा ही फास्ट हो गया मुझे लग रहा है है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो दिस ऐसे मेरे हिसाब से मेरे पास 20, 22, 24, 25 सेट के करीब है, लगभग 2500 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे बिफोर SSC J एग्जामिनेशन, एंड आई विल ट्राई टू कवर दिस क्वेश्चंस इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में ही अपने ये सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी क्लासेस चल रही है, जिसमें लगभग अपने 10 टॉपिक तो मान सकते हो, 8 से 10 टॉपिक वो 3 वीडियोस में मैंने कवर कर लिए हैं। टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स में वहाँ पे कवर किए जा रहा हूँ, ताकि आपको लेस नंबर ऑफ क्लासेस में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो ग्लेजिंग कैसे हो जाती है, वेरियर आपका जब ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव पार्टिकल्स वियर आउट हो जाते हैं और वो मटेरियल रिमूव करना बंद कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग होगी। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग की जाती है। कौन सा नेचुरल एब्रेसिव नहीं है ये आपको बताना है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, गार्नेट एम्बरी, कोरंडम, ठीक है। तो बोरॉन कार्बाइड जो है वो आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। डायमंड हो गया, गार्नेट हो गया, एम्बरी, कोरंडम हो गया, ये आपके नेचुरल एब्रेसिव्स में आते हैं। अब स्ट्रेंथ और मटेरियल के क्वेश्चन है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू, हुक्स लॉ की जो वैलिडिटी है वो कहाँ तक होती है। अब देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट। हमें पता है हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द लीनियर इलास्टिक लिमिट्स। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, और उनकी ये इलास्टिक लिमिट होती है। लेकिन उस नॉन लीनियर वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के मटेरियल के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। केवल लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाले मटेरियल के लिए आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब तक उसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं आता है तो उस केस में हमें इलास्टिक पॉइंट यूज चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उस केस में अपने को इलास्टिक लिमिट आंसर टिक करके आना पड़ेगा। तो 82 क्या है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, एक होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में भैया इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा। डायमीटर जो है या इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज चेंज इन लेंथ एंड दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ। This is change in length, this is original length. So change in length divided by original length, this is known as linear strain. Okay, and this is your diameter, this is your final diameter. So change in diameter divided by original diameter is your lateral strain. फोर्स के अदर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो लेटरल स्ट्रेन होती है, और फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो लीनियर स्ट्रेन होती है। इसी लीनियर स्ट्रेन को कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहा जाता है।
ठीक है, चलिए 83 पर आइए। थिन माइल्ड स्टील वायर इज लोडेड बाय एडिंग लोड्स इन इक्वल इंक्रीमेंट, यानी ग्रेजुअल लोडिंग हो जाएगा। और जब ग्रेजुअल लोडिंग हो जाएगा, ग्रेजुअल लोडिंग होने के बाद इसमें एक्सटेंशन होगा, तो वो कैसा इंक्रीज होगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा मेरे हिसाब से। और फिर माइल्ड स्टील है तो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज, देखो ऐसे होगा ये। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे, पहले तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, फिर ऐसे, फिर सडनली इंक्रीज होगा, फिर ये टूट जाएगा, देन इंक्रीजेस रैपिडली। माइल्ड स्टील है ना, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, और इसी का आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो। सो दिस इज स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम। Tensile strength of metal is the obtained by dividing the maximum load. Tensile strength is equal to load divided by original area. ठीक है, तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर वाला लगाएंगे, वो गलत है। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। Brittle material will not behave like an elastic material, so that's why reduction in area will be 0%. Steel ultimate strength of shear as compared to the tension. Shear की ultimate strength will be equal to ultimate strength in tension divided by 2. चलिए, so it will be half. अब सोम के क्वेश्चन ही चलेंगे। इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑफ द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट तो ज्यादा ही होगा ना, नाम ही अल्टीमेट है, अल्टीमेट है मतलब मैक्सिमम, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी लेस एज कंपेयर टू द अल्टीमेट। ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो ये है आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये है आपकी अल्टीमेट, तो ब्रेकिंग विल बी लेस देन अल्टीमेट। स्ट्रेस स्ट्रेन, ब्रेकिंग विल बी लेस देन अल्टीमेट 87। इफ पार्ट इज कंस्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड, पार्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंस्ट्रेंट कर दिया, कंस्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड, उसको गर्म किया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने दो सपोर्ट्स के बीच में रख दिया, ये लो, और इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चाहेगा इसकी लेंथ इंक्रीज हो, लेकिन इस सपोर्ट्स के कारण इसकी लेंथ डिक्रीज होती है, सेम बनी रहती है, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। Metal which exhibits same elastic property in all direction is known as isotropic material. सभी पॉइंट पर सेम होगा आपका होमोजेनियस मटेरियल। पॉइजन रेशियो, इसको 1/m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप होती है, वो याद रखना आपको, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और E बराबर 9 kg डिवाइड बाय 3 kg। तो लेटरल स्ट्रेस, ये तो गलत हो गया, लेटरल स्ट्रेस, स्ट्रेस गलत हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस सभी स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे हो गया? सभी स्ट्रेस हो गया तो फिर ऑप्शन ही नहीं बनेगा, यहाँ स्ट्रेन लगाओ।
यहाँ भी स्ट्रेन लगाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 91 का देखो, टॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है। ये थ्योरी ऑफ मशीन का है। इंटरफेरेंस एंड अंडरकटिंग इन्वॉल्यूट गियर कैन बी अवॉइडेड बाय varying the center distance, using modified involute, increasing the addendum of small wheel and reducing it for the larger wheel. All options are correct. तो आंसर हो जाएगा आपका all options are correct in order to avoid the interference. रेसिप्रोकेटिंग इंजन में प्राइमरी जो फोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार काफी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। प्राइमरी फोर्सेस को पी से प्राइमरी, पी से पार्शियली बैलेंस किया जाता है। The forces which meet at one point and have the line of action in the different planes, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं तो concurrent हो जाएंगे, concurrent हो जाएंगे, और अलग अलग प्लेन के हैं तो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। स्विंग कपल कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है। स्विंग कपल किस फोर्सेस के कारण होता है, प्राइमरी अनबैलेंस, सेकेंडरी अनबैलेंस, किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्सेस। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी कपल्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ऑप्शन डी। 96 टी न्यूटन मीटर अन रेवोल्यूशन पर मिनट, हॉर्स पावर कितना होगा, 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60। अब 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60, यहाँ हॉर्स पावर कर लेंगे 75 आ जाएगा इसके नीचे। हॉर्स पावर के लिए 756 होता है ना वो। एक किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, या एक हॉर्स पावर में अपने होते हैं 756 वोट होता है सर। तो ये तो वाट में आया है, और 746 होता है, 756 होता है। एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 746 होता है। तो इस वॉट को अपने को इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखें क्या कितना आ रहा है। पाई भी यूज नहीं है क्या, पाई टी तो आ ही नहीं रहा, पाई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें ऑप्शंस में थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ। चलो बाद में देखेंगे। A barrage is pulled by two tugboats are shown figure. The resultant of forces created by the tugboat is 1000 kg force. What will the theta so the tension in pipe rope 2 will be minimum?
तो वो भी मेरे हिसाब से 30 डिग्री होना चाहिए, 30 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो। एक सेकंड इसका देखते हैं बात। मतलब ये वैल्यू देखो 1 से ज़्यादा होगी, है ना। अपने को मिनिमम करनी है तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो कोस थीटा प्लस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 0। मिनिमम करना है ना, तो कोस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो थीटा प्लस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स 0। तो थीटा कोस 90 0 होता है। थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री होना चाहिए आपका। और कॉमन मिस्टेक हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 चिपका देंगे, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, ये मिस्टेक हो जाएगी। तो आया कहाँ से वो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से। एलिवेटर का वेट है 1000 kg, अटेन्स अपवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। तो एक्सेलेरेशन निकाल लो, 4 डिवाइड बाय 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल्स वुड बी इक्वल टू, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो देखो ये भैया ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ इसके फोर्स लगेगा mg। ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ इनर्शिया फोर्स आ जाएगा, और ये टेंशन T। inertia force will be opposite to the direction of motion. Tension T will be inertia force plus mg. So inertia force कितना होगा, mass into acceleration plus mg। m into a plus g, मास आपको दे रखा है 1000 इंटू एक्सीलेशन दे रखा है 2 प्लस जी हो जाएगा 10। ये 12,000 हो जाएगा। 12,000 तो है नहीं। अब इसने वेट दे रखा है क्या यहाँ पे, देखो एसएससी की गलती, वेट दे रखा है केजी में, भैया इसकी यूनिट होनी चाहिए थी न्यूटन। तो अगर ये वेट दे रखा है ना तो डिवाइड बाय 10 कर दो इसको, 1200 न्यूटन आ जाएगा। क्योंकि अपने को मास निकालना पड़ेगा, तो मास क्या होगा, वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास कितना आ जाएगा, 100 kg आ जाएगा। चलिए 99। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये 100।
इसमें इंक्लिनेशन निकालना है। चलिए, ए 13 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एंड रफ प्लेन। थर्टीन मीटर लेडर है, ठीक है, और इसका मास नीचे कार्य कर रहा होगा mg, m मान लो इसका, वेट w मान लो इसका, इसकी लंबाई है 13 मीटर, लोअर एंड इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। ये क्या है, स्मूथ है, और ये है फ्लोर रफ। स्मूथ है तो यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, कोई फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर नहीं आएगा। ये रफ है तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, इधर जा रहा है तो इधर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा। यहाँ की रिएक्शन मान लीजिए आर, और यहाँ की रिएक्शन मान लीजिए आर डैश, और यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए एफ। ये पीछे जा रही है ना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू 0, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिग्मा एच बराबर 0 करो, तो रिएक्शन आर डैश इज इक्वल टू एफ, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू 0 करो, तो आर इज इक्वल टू वेट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये एफ क्या हो जाएगा म्यू इंटू आर। तो अपने को म्यू निकालना है, अपने को एक तो चाहिए आर, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो म्यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा आपका आर डैश डिवाइड बाय डब्ल्यू। आर डैश निकालना पड़ेगा। आर डैश कैसे निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लोगे तो 2.5 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 12 इंटू आर डैश। तो यहाँ से आर डैश निकाल लो, 2.5 डिवाइड बाय 12 इंटू डब्ल्यू, वैल्यू पुट कर दो। आर डैश क्या है 2.5 डिवाइड बाय 12 इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू, कट गया ये, या ये 0 आ जाएगा, म्यू आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 2 4, तो 1/5। 0.2 आएगा कुछ, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही है। चलो 100 नंबर। ए पार्टिकल इज स्लाइडिंग डाउन ऑन ए स्मूथ प्लेन, इसकी लंबाई इतनी दे रखी है, कितना वेलोसिटी ये प्राप्त कर लेता है, तो भैया एंगल कितना होगा, ये डिस्टेंस निकलती है थीटा है ना, इनिशियल वेलोसिटी, चलो ये निकाल लो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, ये है 19.86 अंडर 2, ये डिस्टेंस है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है उसकी, इतना बड़ा क्या बनाना, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होती है 0, और यहाँ होती है इसकी वेलोसिटी 19.86 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस डायरेक्शन में जी है, और ये है थीटा, ये है थीटा,
ये है थीटा। ये है आपका ए, एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अपने को निकालना है। चलो निकालते हैं, पहले देखिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर 19.86 का स्क्वायर, वी इज द 0 प्लस 2a कितना है 19.86 √2 इंटू एक्सीलरेशन ए, तो ये क्या आ जाएगा 19.86 बराबर 2, 19.86 बराबर 2 इंटू एक्सीलरेशन, तो ए बराबर 19.86 डिवाइड बाई 2, तो एक्सीलरेशन बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 45 डिग्री आना चाहिए मेरे हिसाब से। 45 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि जी की वैल्यू पे 9.81 आती है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे हिसाब से। इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजॉन्टल पूछा है कि वर्टिकल पूछा है, ये कंफर्म नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब सेशन को अपने वाइंड अप करते हैं। और अपना जो सेट 1 था इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, शिफ्ट 1। अब सेट 2 अपने इसी का करेंगे। 4 मार्च 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था, और वो सेशन भी आपको ऑन द सेम टाइम आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर ही दिया था, बता ही दिया 45 डिग्री है। और पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 65 आपको आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। तो प्लीज डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, इट विल इंक्रीज योर पार्टिसिपेशन इन द सेशन एंड योर इंटरेस्ट ऑल्सो इन द सेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।